हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग। यह आपके फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट जो हम चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, जो आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है उसमें एक कह सकते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझना है, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो आपका जो आएगा वो सेकेंड यूनिट में आएगा, जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पीसीआर रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो आज हमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करना है और इसके अंदर हम ये समझेंगे कि बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर इस वर्ड को थोड़ा सा हम काटते छाटते हैं। प्रोटीन आप सबको पता है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन बेसिकली आपका एक न्यूट्रिएंट का टाइप है। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में या 11th-12th में पढ़ा हो तो ये जानते हैं, अगर आप या नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ कि जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो या तो ये टॉपिक आपको प्रोटीन इंजीनियरिंग के नाम से आ जाएगा या एंजाइम इंजीनियरिंग के नाम से आ जाएगा, दोनों ही बातें सेम है। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्ड का क्या मतलब है, इंजीनियरिंग वर्ड क्या कहता है। अगर आप कहते हैं ना कि अगर कोई घर में कोई बच्चा ऐसा तोड़फोड़ करता है या कोई खिलौने वगैरह तो जो है उसको खोलता रहता है, तो आप क्या कहते हैं, या घर में सबके बड़े क्या कहते हैं, ये तो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर मतलब कि तोड़फोड़, जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना। ठीक है, यानी कि वहां पर आप चीज़ों को कहीं ना कहीं उसमें कुछ काट छांट करके और उसे कुछ एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बना रहे हैं। समझ में आ गया। तो यानी कि यहाँ पर प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम प्रोटीन को तोड़ के काट छांट करके और उसे एक वैल्यूएबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर प्रोटीन इंजीनियरिंग, क्योंकि बच्चे कई बार ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये टॉपिक अजीब सा हमारे इसमें क्यों है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया गया है और फिर फाइनली सेकेंड यूनिट में उसको पूरा डिटेल्ड वे में समझा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन्स की काट छांट करके आप उसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहलाएगी प्रोटीन इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसको हम एक डेफिनेशन पार्ट से भी समझ लेते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन of protein structure, modification of protein structure with rDNA technology. rDNA technology means इसका फुल फॉर्म है recombinant DNA technology, DNA technology। ठीक है, recombinant DNA technology। तो यहाँ पर जो rDNA technology है, ये जो है इसके थ्रू हम किसी भी प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, या तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू या केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। अभी आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज मत हुइएगा, अभी हम इसको बहुत डिटेल्ड वे में समझेंगे। ठीक है, तो वहां पर अभी आप 2 मिनट का पेशेंस रखिए, अभी हम बस आ ही रहे हैं इसी चीज पे। ठीक है, या तो हम प्रोटीन के अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी से मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, या हम केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। तो यानी कि या तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू या हम केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू एक डिजायरेबल फंक्शन वाला प्रोटीन रिसीव कर रहे हैं, जो कि किस में यूज होता है, या तो मेडिसिन में यूज होता है, या इंडस्ट्रियल में, या एग्रीकल्चर में, या बहुत सारे फील्ड के अंदर। प्रोटीन्स का काम लगभग हर फील्ड में है, एंजाइम्स का काम लगभग हर इंडस्ट्रियल फील्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो करना है कि हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने एक सिंपल डेफिनेशन से भी रिप्रेजेंट किया है। प्रोटीन इंजीनियरिंग को मैंने शॉर्ट फॉर्म में पीई लिख दिया है, बार बार थोड़ा सा बड़ा लगता है इसलिए मैंने, लेकिन आप एग्जाम में लिखें तो पूरा लिखिएगा। ठीक है, प्रोटीन इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल और वैल्यूएबल प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई वैल्यूएबल और यूजफुल प्रोटीन बना रहे हैं। यहाँ पर हम उनमें जो कन्वर्जन कर रहे हैं, या तो वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं या हम उसमें केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, 2 चीजों के थ्रू हम इसके अंदर जो है चेंजेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि हम आपको जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो है के बारे में बताते हैं।
चलिए हम बात करते हैं डीएनए की, ठीक है। इस हम क्या समझना चाह रहे हैं, हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग तो समझ में आ गई, अब हम समझना चाह रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे किसी प्रोटीन को चेंज कर सकती है, ये हम समझना चाहते हैं, ठीक है। यही हमारा टारगेट है। अब यहाँ पर हम डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए यहाँ पर अगर आपने 12th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ा हो, 12th क्लास का 6th चैप्टर, तो यहाँ पर 12th क्लास का 6th चैप्टर के अंदर अगर आप डीएनए से 12th क्लास में बायोलॉजी में डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, अगर आपने वहाँ रिकॉम्बिनेशन जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब पढ़े हैं, तो आप इस चीज को संग से समझ पाएंगे कि कैसे डीएनए से आप प्रोटीन बदल सकते हैं, ठीक है। याद करिए एक वो प्रोसीजर जिसमें डीएनए से क्या बनता है, हमारी सेल के अंदर डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। यानी कि अल्टीमेटली प्रोटीन किस पे डिपेंडेंट है, डीएनए पे डिपेंडेंट है। ये हर सेल का एक प्रोसीजर है, चाहे वो माइक्रोबियल सेल हो, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, चाहे वो कोई सी भी सेल हो, ठीक है। तो किसी भी सेल के अंदर सपोज दैट कि आप जो है नॉर्मल आपने कोई बैक्टीरिया ले लिया है, अब अगर आप बैक्टीरिया से कोई प्रोटीन जनरेट करना चाहते हैं तो या बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है, तो सबसे पहले उसके डीएनए से क्या बन रहा होगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बन रहा होगा, प्रोटीन। इस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। नहीं भी याद है तो मैं याद करा देती हूं कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जिसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। चलिए यहां अब हमारी इसका मतलब यह है कि प्रोटीन का पाथवे किससे होता है, डीएनए से होता है। यानी कि अगर मुझे प्रोटीन के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो मुझे डीएनए के अंदर चेंजेस करने होंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कोई बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा डीएनए बना के, ये सपोज दैट कोई जो है बैक्टीरियल डीएनए है। अब इस बैक्टीरियल डीएनए में मैं ये चाह रही हूं कि कुछ ऐसा, ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन जनरेट करता है जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अब ये प्रोटीन्स का कुछ, अगर इस डीएनए के कुछ साइट्स में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो ये प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मे भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर इस बैक्टीरियल डीएनए में क्या किया गया है कि मैं इस बैक्टीरियल डीएनए में कुछ ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूं ताकि इसका जो ये प्रोटीन बना रहा है इसका प्रोडक्शन डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो मेरा कम पैसे में ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पर जो बैक्टीरियल डीएनए है इसमें मैं रिक्वायर्ड डीएनए पीस डालना चाहूंगी, और वो रिक्वायर्ड डीएनए पीस मे भी किसी और बैक्टीरियल स्पीसीज में मिल रहा है या किसी ह्यूमन सेल से मिल रहा है, कहीं ना कहीं से मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर वो जो दूसरी सेल है उसको मैंने बना दिया ऐसा, रिक्वायर्ड जो है एनिमल डीएनए या कोई एनिमल डीएनए कंटेन्स रिक्वायर्ड पीस ऑफ डीएनए। यानी कि इसके अंदर ये वो एनिमल का डीएनए है जिसके पास एक स्पेसिफिक, इसका ये जो पॉइंट है इतना डीएनए का पार्ट अगर मैं यहां जोड़ दूं तो इस बैक्टीरियल डीएनए में बहुत अच्छी क्वालिटीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, तो जिससे इसका प्रोटीन प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने कैंची लगाई। कैंची मतलब सीजर नहीं, नॉर्मल कैंची नहीं, यहां पर स्पेसिफिक एंजाइम से मैंने यहां पर उन एंजाइम्स से स्पेसिफिक एंजाइम से काटा, और उन एंजाइम्स को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आरई एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से मैंने उसकी कटिंग कर दी। चलिए मैंने कटिंग कर दी। अब यहां पर क्या हुआ, ये वाला पीस मुझे मिल गया, इसको मैं ब्लैक से बनाती हूँ, ब्लैक था ना, ब्लैक में अंदर ये पीस यहां पर मिल गया, ठीक है। अब यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कटिंग की वजह से क्या हुआ कि ये इस डीएनए में कट हो गया, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसने इस पीस को यहां पर मुझे ला दिया। अब यहां पर
मुझे इस पीस को यहाँ पर इंसर्ट करवाना है, ठीक है। ये पीस मुझे कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, ठीक है। अब इस बैक्टीरियल डीएनए में भी तो इतना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी, RE एंजाइम से मैंने कटिंग कर दी। चलिए मैंने कटिंग कर दी, तो अब ये जो डीएनए था ये कैसा बन गया, ये जो डीएनए था ये ऐसा बन गया, देखिए ये ऐसा, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो पीस है ये कटिंग के बाद हो गया, ठीक है। अब ये पीस मुझे यहां क्या करना है, जोड़ना है। और ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जोड़ने को हम बोलते हैं लाइगेट करना। क्या करना बोलते हैं, लाइगेट करना, लाइगेशन, LIGATION, लाइगेशन, जोड़ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने इस बैक्टीरियल डीएनए के अंदर ये वाला पीस स्पेसिफिक एंजाइम्स की हेल्प से लाइगेट कर दिया, और वो एंजाइम होते हैं लाइगेज एंजाइम, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइगेज एंजाइम्स होते हैं। और ये लाइगेज एंजाइम्स की वजह से ये इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है, और ये नया पीस बन गया। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिकॉम्बिनेंट, अगर आप रिकॉम्बिनेंट वर्ड को समझते हैं तो रिकॉम्बिनेंट वर्ड क्या कहता है, री मतलब होता है दोबारा, रिप्ले, ठीक है, रीडू, ठीक है, तो रिवाइज, ठीक, री आपने वहां पर RE वर्ड हमेशा आता है, तो री मतलब होता है दोबारा, ठीक है। तो यहां पर तो रिकमेंट्री, ठीक, तो रिप्ले मतलब कि उसको दोबारा से प्ले कर रहे हैं, तो यहां पर री मतलब दोबारा, कॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसा डीएनए जो दोबारा नए कॉम्बिनेशन से बना है वो कहलाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं RDNA। समझ रहे हैं हम इस पॉइंट को, इसको हम क्या बोलते हैं, RDNA। और यहां पर ये जो RDNA है, यही टेक्नोलॉजी RDNA टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक एनिमल सेल या स्पेसिफिक माइक्रोबियल सेल के अंदर क्या डीएनए में चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से फाइनल प्रोटीन में चेंजेस आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि डीएनए में चेंजेस करते हुए आप प्रोटीन में चेंज कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सीधे जो प्रोटीन मिल रहा है उसकी 3D स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं, यानी कि हो सकता है कि जो प्रोटीन है उसके अंदर कोई ना कोई अमीनो एसिड के अंदर चेंजेस करना है। इसको भी अपन समझ लेते हैं कि अगर सीधे हम प्रोटीन के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं तो क्या करना है। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे बात करते हैं कि अब हम सीधे प्रोटीन के अंदर कैसे चेंज करना चाहते हैं। RDNA टेक्नोलॉजी तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब कि प्रोटीन के अंदर चेंजेस का क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए कि प्रोटीन जो होगा वो क्या कह रहेगा, तो यहां पर जो RDNA टेक्नोलॉजी है वो तो हमने कहा कि डीएनए में चेंज करती है, लेकिन अगर हमें प्रोटीन में चेंज करना है, ठीक है, हमें तो प्रोटीन इंजीनियरिंग का काम है, तो हो सकता है कि हमने डीएनए पे ना जाके हमने सीधे प्रोटीन को छेड़ दिया, ठीक है, हमने डीएनए से बात ना करते हुए सीधे प्रोटीन पे बात किया। अब प्रोटीन के अंदर अगर आपको पता है तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ए कर दिया। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में तो ये क्या बना लेता है, ये बन जाता है प्रोटीन, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 हो सकता है कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी प्रोटीन के अंदर ऐसे 6 अमीनो एसिड जुड़े हैं और तब जाके वो प्रोटीन बन रहा है। अब यहाँ पर मैंने अगर एक 4th अमीनो एसिड में भी अगर इस 4th अमीनो एसिड के अंदर या जो है कोई अमीनो एसिड, बहुत सारे हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे वैलिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, बहुत सारे। तो सपोज दैट कि यहाँ पर कोई अमीनो एसिड वैलिन था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 4th पे, जो 4th पोजीशन पे वैलिन था उसकी जगह अगर मैं ल्यूसिन ऐड कर दूं तो यहां पर इसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, या इसमें से जो ऐसे प्रोडक्ट जनरेट होते हैं
जो कि नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पर जो है अगर ये वैलिन को अगर ल्यूसीन रिप्लेस कर देगा तो वहाँ पर मेरा प्रोटीन क्वालिटी हाइपर लेवल पे बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं, सॉरी ये जो बॉन्ड होते हैं ये कहलाते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि अमीनो एसिड को होल्ड करके रखता है। अब यहाँ पर इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़िए और इधर को तोड़िए, है ना, इसके लिए अलग अलग पेप्टाइडेज एंजाइम आते हैं। और फिर यहाँ पर एक नया अमीनो एसिड अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो भी प्रोटीन इंजीनियरिंग का ही वो चीज़ बनती है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम प्रोटीन इंजीनियरिंग को किस तरीके से करें कि प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर हम या तो डीएनए पे जाएं, यानी कि डीएनए से हम प्रोटीन तक लेके जाएं, या सीधे ही अगर हम प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनको अगर चेंज कर दें तो भी अगर हमारा काम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ी जाती हैं? प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर। करते क्यों हैं? आखिर क्यों हम प्रोटीन को तोड़ने और फोड़ने में लगे हुए हैं? तो ये जो है इसके लिए इसके पीछे हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर होगा कि क्यों हम प्रोटीन इंजीनियरिंग में जो है प्रोटीन इंजीनियरिंग को एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट को लेके बैठे हुए हैं। चलिए, तो आज अभी हम इस पॉइंट के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। चलिए हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग की। हमने ये बता दिया कि प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्यों करना चाह रहे हैं हम प्रोटीन इंजीनियरिंग, इसके पीछे हमारे कुछ फिक्स्ड टारगेट्स हैं, फिक्स्ड गोल्स हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी प्रोटीन या कोई हमने जो स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि कोई भी प्रोटीन जो है बेसिकली वो क्या होता है? एंजाइम होता है। और एंजाइम या प्रोटीन, ठीक है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो हमारी बॉडी की हैं, चाहे वो माइक्रोब्स की हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हैं, या बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बिना एंजाइम की हेल्प के नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड की स्टडी करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है उसकी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब कि वो किस हिसाब से प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ठीक है, या किस हिसाब से रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर मैं किस हिसाब से रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, तो वो चीज़ उसकी कहलाती है काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये काइनेटिक प्रॉपर्टी आप अगर बायोकेमिस्ट्री में आपने एंजाइम की काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी प्रोटीन की या किसी एंजाइम की काइनेटिक्स प्रॉपर्टी स्पीड अप हो जाए, यानी कि जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से हो जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि उसमें क्या हो जाता है, आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है, तो उससे हमारे लिए फ़ायदा है। कहाँ हमें पूरी रिएक्शन को अगर कोई रिएक्शन को 10 घंटे में हो रही है और अगर हम किसी भी तरीके से उस रिएक्शन को 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर उसमें प्रोटीन में या उसमें लगने वाले एंजाइम में चेंज करके, तो वो उससे क्या होगा? इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक प्रॉपर्टीज चेंज कर दें तो हमारी रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन, सबसे पहले इसको समझिए कि एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं। किसी भी अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो तो किसी भी एंजाइम के पास जब ये जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, जब इससे कोई सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो वो कौन सी साइट पे बाइंड होगा? एक्टिव साइट पे। कौन सी साइट पे बाइंड होगा? एक्टिव साइट पे। लेकिन एंजाइम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक साइट्स के अलावा एलोस्टेरिक साइट्स भी होती हैं। और अगर एलोस्टेरिक साइट्स पे कोई इनहिबिटर, ठीक है, यहाँ पर सपोज कोई इनहिबिटर है, X कोई इनहिबिटर है, और अगर वो उस एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये अगर सपोज कोई सबस्ट्रेट उस एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ गया तो क्या होगा कि उसकी जो एक्टिव साइट है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। पहले एक्टिव साइट ऐसी थी और उस एक्टिव साइट के मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो उससे बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके का कुछ जो है एलोस्टेरिक साइट्स पे
इनहिबिटर्स को, जो कि उस कोई भी रिएक्शन वेसल जो हो रही है जिसमें आपका प्रोटीन यूज हो रहा है या एंजाइम यूज हो रहा है, तो अगर उस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे रिएक्शन के अंदर कोई भी जो इनहिबिटर है अगर वो जुड़ गया तो वो उसकी सबस्ट्रेट की साइट्स को चेंज कर देगा। तो इस तरीके से उससे अगर चेंज हो गई वो साइट तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएंगे, देन हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं हमारे एंजाइम में या प्रोटीन में इस तरीके के चेंजेस करें कि जिससे उसकी एलोस्टेरिक साइट्स को हम कंट्रोल में कर सकें, तो वो चीज क्या कहलाएगी, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जिसकी वजह से कोई भी इनहिबिटर उस साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो वो उसके एक्टिव साइट को चेंज नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सब पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप वहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि मैं भी अपनी जो टीचिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, ये आप ही लोग मुझे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एनहांस सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। यानी कि अगर कोई सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट कम अमाउंट में भी है तो एंजाइम या कोई प्रोटीन उससे बहुत जल्दी से बाइंड हो जाए, फटाफट से बाइंड हो जाए, जिससे वो रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़े। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, और उसके लिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम उसे डेवलप कर सकते हैं या उसे डायरेक्शनल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे ही समझिए कि जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन बहुत सारे डाइवर्जन फैक्टर हैं। जैसे आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं, सपोज मेरा वीडियो आपने देखा है लेकिन सजेस्टेड वीडियो में दूसरे वीडियोस भी आ गए, तो वो आपका क्या है, वो आपका रिएक्शन को से आपको भटका देगा। तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर देखना है कि हमें मीनू मैडम की वीडियो ही देखनी है। मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको पसंद आए। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है रिएक्शन के लिए, यानी कि जो रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, उसके लिए आपको सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि उसके लिए एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बहुत अच्छे से बाइंडिंग होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं, जिससे उसकी जो है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी और सबस्ट्रेट के लिए उसकी लविंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे वो फटाफट से उस सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उससे हम मतलब कि प्रोटीन इंजीनियरिंग में ये चीज हम कर सकते हैं कि उसकी रिएक्शन स्पेसिफिसिटी या रिएक्शन डायरेक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसे बिल्कुल पर्टिकुलर कर सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द इंक्रीज्ड थर्मोस्टेबिलिटी। जो प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे अंडा अगर आपने देखा हो, अगर अंडे को आप बॉईल करो तो वैसा आलू जैसा हो जाता है, टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग क्या है, बेसिकली अंडा क्या है, प्रोटीन है। और जब आपने उसको बॉईल किया तो उसके प्रोटीन क्या हो गए, उसके प्रोटीन कोएगुलेट हो गए, उसके प्रोटीन्स के अंदर डिग्रेडेशन हो गया, जिसकी वजह से वो वैसा स्ट्रक्चर उसका वैसा नहीं रहा जैसा था। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन या एंजाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम एंजाइम्स में थोड़ा बहुत चेंज कर दें या प्रोटीन के में कुछ मॉडिफिकेशन ला दें, उससे क्या होगा कि उससे उसकी अगर उससे थोड़ी सी, जैसे हो सकता है कि रिएक्शन में टेम्परेचर थोड़ा बहुत घट बढ़ गया तो वो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर गलती से हाई चला गया तो वहीं डिग्रेड होके बैठ जाए, वो धम से बैठ जाए कि मुझे नहीं करनी रिएक्शन आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वहां पर अगर हम उसमें थोड़ी सी थर्मल मॉडिफिकेशंस के लिए हम कुछ उसमें चेंजेस कर दें तो हम हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन का जो बहुत प्रोमिनेंस में हमको करनी पड़ती है, मतलब बहुत तरीके से करनी पड़ती है कि टेम्परेचर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी हेडेक थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट ऑल्ट्रेशन इन द ऑप्टिमल पीएच। पीएच जो होता है दैट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और ये ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, आपके सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के लिए। ये माइक्रोबायोलॉजी में मैंने एंजाइम की जो है इसी आपको
मिल जाएगा आपको वीडियो मेरा माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं उनमें से आपको मैंने एंजाइम्स के बारे में फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़ मैंने कुछ पढ़ाया हुआ था, मुझे अभी पूरा टॉपिक याद नहीं आ रहा, बट थर्ड सेमेस्टर के वाले बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं कि एंजाइम या प्रोटीन बहुत पर्टिकुलर होते हैं या बहुत पिक्यूलर होते हैं टेम्परेचर पीएच के लिए। तो वहाँ पर अगर आप उसमें चेंजेस कर दें तो थोड़ा बहुत पीएच का वेरिएशन वो टॉलरेट कर जाएंगे और हमारी रिएक्शन बढ़ेगी ना कि कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सुटेबिलिटी फॉर यूज इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए ऐसे हम सुटेबिलिटी बना दें, यानी कि उसके अंदर हम कुछ ऐसे चेंजेस कर दें जिसकी वजह से जो कि इजीली अवेलेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें वो रिएक्शन शो करने लग जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज वही ऑप्टिमल टेम्परेचर। जैसे हमने कहा थर्मोस्टेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर पीएच को रेगुलेट करना चाह रहे हैं ऐसे ही हमारा टारगेट टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी होगा कि हम कभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ या घट गया, इंक्रीज या डिक्रीज ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो हमारा एंजाइम रूठे ना हमसे, हमारा प्रोटीन गड़बड़ाए ना, हमारा प्रोटीन का मान जाए और हमारा काम होता रहे। ठीक है, टू स्पीड अप द प्रोसेस, ये सेम वही चीज है, इम्प्रूव द काइनेटिक्स प्रोसेस, यानी कि हम ये चाह रहे हैं जो 10 घंटे की रिएक्शन है वो हमारी 1 घंटे में या उससे भी कम में हो जाए। हो सकता है इतना मॉडिफिकेशन ना हो पाए लेकिन प्रोसेस स्पीड अप तो हो जाए। उससे क्या होता है कि उससे ये होगा कि हमारा काम एक तो कम टाइम में और कम खर्चे में भी हो जाएगा। भाई 10 घंटे तक रिएक्शन को लगाने के लिए आपको उतना खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप जो है रिएक्शन को उतना स्पीड अप कर दें कि वो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन फटाफट से हो जाए, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, हमारा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो बन जाए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोटीन और एंजाइम लाइफ या शेल्फ लाइफ, यानी कि हम उस एंजाइम या प्रोटीन को जो कि हम किसी रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं उसे हम बार बार यूज़ कर सकें, यानी कि उसे हम जो है 2-3 बार हो सकता है उस रिएक्शन में उसको बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार एंजाइम जो है यूज़ हो जाए उसके बाद वो उसकी जो है शेल्फ लाइफ या हाफ लाइफ होती है वो मतलब वो ख़त्म हो जाए वो। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो लाइफ है यानी कि उस प्रोटीन कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल्स की जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए जिससे वो प्रोटीन या एंजाइम जल्दी डिग्रेड ना हो। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज टू गेट द हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। भाई जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस या जितने भी प्रोटीन कंटेनिंग रिएक्शंस हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि आप इतनी देर से बोल रहे हो प्रोटीन रिएक्शन एंजाइम रिएक्शन, तो एक दो एग्जांपल ही दे दीजिए हमें। चलिए हम दे देते हैं। तो यानी कि जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बना रही है, जैसे फॉर अल्कोहल बना रही है, सबसे बढ़िया। ठीक है, कई हाँ बच्चे कहेंगे सबसे बढ़िया कैरी मैडम। तो यहाँ पर अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो कि एक ईस्ट है वो यूज होता है। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो अल्कोहल है उसका क्वालिटी बहुत हाई हो, तो हमें किसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे, हमें सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के अंदर जो उसके अंदर जो डीएनए है उसमें चेंज करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हाई क्वालिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट देते हैं ताकि हम प्रोटीन इंजीनियरिंग को समझ सकें। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप प्रोटीन इंजीनियरिंग को मैं कंप्लीट करूंगी पार्ट 2 के अंदर, जिसमें कैसे प्रोटीन इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और वहाँ पर उसमें कैसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिए हुए होता है। ठीक है, तो हम हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट किया है, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है और भले ही आप इसे सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, और वैसे भी मैं इशू रखने वाली होती कौन हूँ, लेकिन अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो
थैंक यू। एंड अगर, और हाँ सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी ऐसा लग रहा है आपको कि हमें ये टॉपिक और पढ़ने हैं और ये टॉपिक में डाउट आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।